यहाँ पे मान लो एक मीडियम है एयर, हवा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ग्लास है, ग्लास, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है। हम जब देखते हैं लाइट इस मीडियम से, यानी मीडियम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें लाइट चल सकती है ना। ऐसा लाइट हवा में चल सकती है, पानी के अंदर चल सकती है, ग्लास के अंदर चल सकती है, और स्पेस में चल सकती है ना। तो इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, बहुत से ऐसे और भी हो सकते हैं, ऑयल के अंदर है ना। तो जिन जिन चीज़ों के अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है उसको हम उसके लिए मीडियम कहेंगे। तो इस साइड एक मीडियम है, इस साइड एक मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में एंटर करती है तो इन दोनों मीडियम के बीच में एक बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री का कहेंगे हम इसका इंटरफेस। यानी ये फेस होता है, इसकी तरफ से भी फेस है, इसकी तरफ से भी फेस है, इसलिए हम इसे इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो लाइट इस मीडियम से, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी अगर मान लो यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम में, मीडियम नंबर 1 में v1 है, तो इस मीडियम में जैसे लाइट एंटर करेगी, अगर ये मीडियम थोड़ा सा ऑप्टिकली डेंस है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ना। जैसे हम नेचुरली देखें, हम हवा में चल रहे हैं, ऐसे नॉर्मल चल सकते हैं, पानी में चलते थोड़ा टाइट पड़ता है ना। सेम चीज़ लाइट के लिए भी अप्लाई होती है। लाइट जब एयर में है ना तो उसके लिए ईजिली चल रहा है, उसके लिए तेज चल पाती है वो। लेकिन जब वो पानी में या फिर किसी और मीडियम में, डेंस मीडियम में, यहाँ पर डेंस वर्ड कहने का मतलब होता है ऑप्टिकली डेंस। याद रखना है तुम्हें, ऑप्टिकली डेंस और नॉर्मल डेंसिटी अलग चीज़ होती है। तो लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर ये वाला मीडियम, मान लो पहले जो लाइट इस मीडियम में चली थी वो वाला मीडियम था थोड़ा डार्क, यानी ऑप्टिकली डेंसर था वो मीडियम। तो अगर पहला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा तो दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। मान लो पहले शुरू में वो वाटर में चल रही थी तो वाटर में उसे टाइट पड़ रहा था चलने में, एकदम से वो एयर में आई तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उसके लिए अब ईजी पड़ जाएगा चलना आगे। तो इसलिए इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन इस तरह से भी दी जाती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंट हो जाती है, यानी दूसरा मीडियम जो है वो क्या करता है, उसको मोड़ देता है। या अगर लाइट रे ऐसे आई, इस डायरेक्शन से ऐसे लाइट रे आई, इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसने इंटरेक्ट किया या टच किया, उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो नॉर्मल बोलते हैं। लाइट को जाना ऐसे चाहिए, पर हम देखते हैं कि अगर ये वाला मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो लाइट इस साइड को बेंड हो जाती है, यानी इस तरह से मुड़ जाती है इस तरफ। अगर ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयर है, यानी हल्का, ये वाला मीडियम थोड़ा सा भारी है और ये वाला मीडियम हल्का है, तो उस केस में क्या होता है, लाइट जो है ना, यानी ये जो नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल लाइन है ना, इस पहले देखो पहले वाले केस में नॉर्मल लाइन की तरफ झुक गई, अब की बार क्या होगा, अपने पाथ से थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से और दूर हट जाएगी, यानी उसको जाना ऐसे चाहिए। दोनों केसेस में उसको जाना ऐसे चाहिए ना, मगर जब ये वाला मीडियम डेंसर होता है तो वो नॉर्मल की साइड में झुकती है, यानी उसके मुड़ने का स्टाइल नॉर्मल की तरफ होता है, ऐसे मुड़ती है वो नॉर्मल की तरफ। और जब ये वाला मीडियम रेयर होता है तो वो नॉर्मल से, यानी ऐसे नॉर्मल से और दूर हट जाती है। तो इस फिनोमेना को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे डेफिनेशन वाइज तो इसी फिनोमेना को लिखा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लाइट को एकदम सीधा भेजोगे तो लाइट मुड़ेगी तो है नहीं, उस केस में तो फिर इसे हम क्या रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, आंसर तब भी कहेंगे। तो इसलिए हमने डेफिनेशन थोड़ी ऐसी बनाई कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाती है। वेलोसिटी में कमी आती है इसी वजह से, वो अगर टेढ़ी आ रही है, यानी वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, यानी अपने पाथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। उसको जाना ऐसा चाहिए था, पर वो अगर ये वाला मीडियम हल्का है, रेयर है, और ये वाला मीडियम डेंसर है यानी भारी है, तो उस केस में ये नॉर्मल की साइड में थोड़ा सा झुक जाती है और अपना रास्ता बदल के ऐसे चलती है, ठीक है। और अगर ये वाला मीडियम डेंसर और ये वाला मीडियम रेयर है, मान लो इस तरफ वाटर है और इस तरफ एयर है ना, तो अब की बार लाइट वाटर से एयर में जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसको कहेंगे कि हम नॉर्मल के पास आना, यानी अगर ऐसे जाना चाहिए था उसको और ऐसे मुड़ी तो इसको कहेंगे हम नॉर्मल के पास आना, और अगर ऐसे मुड़ती है तो हम कहेंगे नॉर्मल से दूर जाना, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसको जाना ऐसा चाहिए लेकिन नॉर्मल की साइड आ रही है, ये नॉर्मल लाइन है हमारी, और अगर वो इस तरफ मुड़ेगी तो हम कहेंगे नॉर्मल से और दूर हो गई, ठीक है। तो ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है नेचर में। लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से विचलित हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हम कैसे बता पाते हैं कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है? देखो, डेंसर होना और ऑप्टिकली डेंसर होना अलग चीज़ है, ठीक है। तो कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या रेयर है, हम लाइट को डालेंगे। हमने लाइट को डाला, हमने देखा यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब आगे का मीडियम कैसा होने वाला है, डेंसर होगा कि रेयर होगा? डेंसर होगा ना। इस आगे का मीडियम थोड़ा सा सघन है और पीछे का मीडियम विरल था, यानी हल्का था, पिछला मीडियम, उसमें चलना उसके लिए आसान था। अगर वेलोसिटी कम हो गई और वेलोसिटी बढ़ गई, तो पहले इस मीडियम में चला था कुछ वेलोसिटी थी, इस मीडियम में जैसे आया नेक्स्ट मीडियम में आया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब आगे वाला मीडियम कैसा होगा, रेयर होगा। और उस केस में वो अगर वो टेढ़ी आई होगी तो नॉर्मल से
दूर हट जाएगी, ठीक है, और पहले वाले केस में नॉर्मल की तरफ आती है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। अगर वेलोसिटी सेकंड मीडियम में पहुंचने पर वेलोसिटी कम होती है पहले मीडियम से, तो उस केस में मीडियम सेकंड मीडियम जिसमें एंटर करिए लाइट, वो मीडियम डेंसर होगा। मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना, क्योंकि मीडियम 2 में वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। जब बाहर आगे का मीडियम जब डेंस होगा, यानी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल, टाइट पड़ेगा चलने में, है ना। इसको हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं, होता क्यों होगा, है ना, ये ऐसे होता होगा। देखो बेंडिंग पता क्यों होती है, यहाँ पर ध्यान देना, बेंडिंग क्यों होती है। लाइट जाना चाहती है ऐसे, यानी मान लो सेकंड मीडियम हमारा कैसा है, हम लेते हैं सेकंड मीडियम डेंसर, तो लाइट जाना चाहती है सीधा ऐसे करके, मीडियम उसको पुश करता है लगातार। आगे का मीडियम अगर टाइट होगा यानी डेंसर होगा तो वो उसको पुश करेगा, हल्का सा आगे बढ़ती है मीडियम थोड़ा सा पुश कर देता है, फिर आगे बढ़ती पुश करता है, यानी शुरू में ही उसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है, फिर वो जिस पाथ पे आ चुकी है उस पाथ पे चलना शुरू कर देती है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, ये वाला मीडियम रेरर, ये वाला मीडियम क्या कहते हैं डेंसर, और ये वाला मीडियम रेरर ले लो। तो उस केस में ये इसलिए लगातार पुश करके टाइट होकर चल रही थी, एकदम से ढीलापन छोड़ दिया इसके लिए, मीडियम हल्का आ गया, तो इसका मतलब वो इधर के पार्टिकल्स को पुश कर रही होगी। मान हम ऐसे इमेजिन करते हैं इसको, ठीक है। अगर इस इधर के पार्टिकल्स को पुश करोगे एकदम से सारे पार्टिकल्स हल्के हो जाए तो क्या होगा, तो ज़्यादा तेजी से पुश कर देगी, थोड़ा सा आगे खिसक जाती है। जैसे मीडियम का इंटरफेस आता है और वो देखती है इधर का पार्टिकल तो हल्का सा, इसको तो मैं इजीली दबा दूंगी, तो इस तरह से वो इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उस फिनोमेना को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये समझना है आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, कोई मीडियम लाइट को थोड़ा सा कम मोड़ेगा, कोई मीडियम लाइट को सेम एंगल पे, यानी यहाँ पे कुछ एंगल दिख रहा है आपको, नॉर्मल के साथ बनाना है आपको एंगल, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है ना आने पर, यानी इस वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा हम मिरर में कहते थे, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सेम चीज यहाँ पर भी नॉर्मल के साथ बनाना है आपको एंगल। ये वाली हमारी रिफ्रैक्टिव रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टिव। और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक आपको समझ में आया। ये चीजें तो बड़ी बेसिक थी, है ना। अब इसके बाद ये देखिए, इसमें एक और एंगल हम नोटिस कर सकते हैं। देखो इसका पाथ ऐसा था ना, ऐसा, और ये इस पाथ से थोड़ा सा डेविएट होकर इधर आ गई, तो इसीलिए हम इसे इस वाले एंगल को, यानी ओरिजिनल पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच में जो एंगल बनेगा, ओरिजिनल पाथ वाली लाइन और एक्चुअल पाथ वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जो हमारे क्या कहते हैं ओरिजिनल लाइन थी उसमें तो नहीं जा पाया वो, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो वो इसी तरह इसी पाथ को फॉलो करता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। आगे का मीडियम हम ले रहे हैं कि डेंसर है वो, अगर डेंसर है तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई सा मीडियम लाइट को कम मोड़ता है और कोई सा मीडियम ज़्यादा मोड़ देता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की कुछ है। हम चाहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, हमेशा रेशियो बनाया जाता है ना। तो लाइट की स्पीड को अगर हम कंपेयर करें कि कितनी कम हो गई कितनी ज़्यादा हो गई, तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशियो बनाएंगे। रेशियो हम कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ वेलोसिटी है इस मीडियम में और इस मीडियम में भी कुछ वेलोसिटी है, तो इन वेलोसिटी से क्या कमी या क्या फिर बढ़ोतरी आई उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो बनाते हैं। और रेशियो बनाने पर हमें कुछ नंबर मिलेगा, उस नंबर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब सेकंड मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसकी बेंड करने की पावर ज़्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसकी बेंडिंग पावर से समझिए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा कॉन्स्टेंट नंबर होता है जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये रेशियो होता है, तो जो कि सेकंड मीडियम की बेंडिंग पावर को समझाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि सेकंड मीडियम लाइट को किस तरह से बेंड करेगा, कितना बेंड कर देगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन के रूल्स। यानी सेकंड मीडियम अगर डेंसर होगा तो उस केस में लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और सेकंड मीडियम अगर रेरर होगा फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उस केस में लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नॉर्मल यही लाइन होती है जिस पॉइंट पे लाइट इंटरेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर टच करती है लाइट, उसी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं नीचे। ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा 1 से, क्योंकि 1 किसका लेंगे हम, वैक्यूम का ले लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। हर किसी का रिफ्रैक्टिव, मैं आपको बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताया,
लेकिन ये याद रखना है कि ये चीज़ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव चीज़ है इसके रिस्पेक्ट में, यानी लाइट पहले किस में चल रही थी फिर किस में आई, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में वही बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताता हूँ किसके रिस्पेक्ट में तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मान लेंगे अपने आप ही, है ना। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है, ठीक है, डायमंड का होता है। इसीलिए उसमें लाइट जो अभी हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट को बहुत जल्दी जल्दी मोड़ लेता है। तो लाइट को मोड़ते मोड़ते अपने अंदर ही कैद करके रखता है, तो इसलिए डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ रेशियो, यानी कंपैरिजन है एक्चुअल में। फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी थी उसका सेकंड मीडियम की वेलोसिटी से कंपैरिजन है, ठीक है। हाँ, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी जो मीडियम पहले आ रहा है जिसमें लाइट शुरू में चल रही थी उसको यहाँ लिख देंगे। और मान लो यहाँ पे एयर है तो हम ए लिख देंगे, यहाँ पे ग्लास सेकंड मीडियम ग्लास है तो जी लिख देंगे, यहाँ पे ए और जी लिख देंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट मीडियम का नाम दिया है 1, सेकंड मीडियम का नाम 2 दिया है तो यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। कुछ राइटर्स ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, सेकंड मीडियम यानी जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसको पहले लिख देंगे और जिससे आ रही है उसको बाद में लिख देंगे, तो N21 करके लिख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी देखा है आपने होगा, यहाँ पर जिस मीडियम में लाइट थी पहले और जिस मीडियम में एंटर कर रही है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तीनों तरीके लिखे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। इस वाले में क्या, सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, सेकंड मीडियम की बात चल रही है, और ये फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट थी शुरू में, है ना, इससे आ रही है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए तीनों तरीके से। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का जिसमें लाइट चल सकती है हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 होता है ना। यानी लाइट सबसे आराम स्मूथली चलती है। मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम की बेंडिंग पावर, लाइट को मोड़ देने की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये यानी डायमंड है, इधर का मीडियम डायमंड मान लो, डायमंड है तो इधर उसकी सबसे ज़्यादा होती है बेंडिंग पावर। लाइट अगर ऐसे आई है तो वो लगभग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल के पास कर देगा, अगर बहुत टेढ़ा आई है तो ऐसे कर देगा, उसकी बेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को भी लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू। कई बार वैक्यूम को एज ए एयर मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर का और वैक्यूम का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा। और लाइट की स्पीड किस मीडियम में फिर मैक्सिमम होगी, आप बताइए। लाइट सबसे तेज किस मीडियम में चलेगी, हाँ किस मीडियम में, सबसे हल्का हो, स्पेस, स्पेस, स्पेस वैक्यूम में, है ना। तो वैक्यूम में लाइट स्पेस के वैक्यूम में सबसे तेज चलती है और वहाँ पर उसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चली जाती है लाइट, इतनी तेज चलती है लाइट। एयर में थोड़ी सी कम होगी उससे, है ना, और वाटर में उससे भी कम, और भी मीडियम हो सकते हैं उनमें और भी कम होगी। डायमंड में सबसे कम होती है उसकी स्पीड। अभी मैंने जो बताया रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को अब हम लिख भी लेते हैं, है ना। रिफ्रैक्शन के रूल्स, रिफ्रैक्शन के रूल्स को लिख लीजिए। बताइए किस तरफ मुड़ती है लाइट, जब सेकंड मीडियम हमारा डेंसर है तो नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल के पास आती है। सेकंड मीडियम डेंसर है, नॉर्मल के पास आती है, ठीक है। सेकंड मीडियम डेंसर है तो वो उसके लिए गाढ़ा पड़ेगा, ऐसे जा रही है ना, टेढ़ा डार्क पड़ेगा तो थोड़ा धक्के नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इमेजिन किया करो। और उस केस में सेकंड मीडियम को हम डेंसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कैसी हो गई, कम हो गई, है ना, फर्स्ट मीडियम की कंपैरिजन में, ठीक है। वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम v2 और इज लेस देन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम थोड़ा सा डार्क पड़ रहा था उसके लिए तो उसकी स्पीड थोड़ी सी घट गई लाइट की। सेकंड रूल हम जो मैंने बताया फिर से उसको भी लिख लेते हैं। इसका उल्टा होगा, रेरर कहने का क्या मतलब होगा, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी हाई होगी फर्स्ट मीडियम से, ठीक है।
तो ये रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये दोनों लिखने हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पहला रूल क्या कहता है, अगर सेकंड मीडियम डेंस है, थोड़ा सा गाढ़ा है, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और वो नॉर्मल की, अगर वो टेढ़ी आ रही तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, यानी है ना, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की। फर्स्ट मीडियम में थोड़ा सा टाइट पड़ रहा था उसके लिए चलना, आगे का मीडियम हल्का मिल गया उसे उसके लिए, तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। स्पीड उसकी वैसे ही ज़्यादा थी, लेकिन मीडियम उसको थोड़ा सा रोक रहा था एक तरह से, तो दूसरा मीडियम हल्का नहीं मिला, तो उसने बोला अब तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। मान लो आपकी बाइक पर अगर 4 लोग बैठे हुए हैं पीछे, वैसे देखा होगा आपने, स्कूल के बाहर बच्चे बिठा लेते हैं 4-4 लोगों को भी अपनी बाइक पे, तो बाइक थोड़ी टाइट चलती है ना, एकदम सब उतर जाओ, अकेले हो जाओ तो कैसे चलती है, एकदम स्मूथ चलने लगती है ना। हाँ, तो जब इसका मतलब जब आप सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में अगर वो आपके लिए टाइट पड़ रहा है चलना, सेकंड मीडियम में आप पहुँचे तुरंत ही आपके लिए ढीला पड़ जाएगा चलना, अगर सेकंड मीडियम कैसा है, हल्का है, रह है, ठीक है। अगर डेंस होगा तो उस केस में हाँ और ज़्यादा टाइट पड़ेगा लाइट के लिए चलना, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड कम होने की वजह से ऐसा होता है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अगर स्पीड कम होने या ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि वो बेंड होती है, वरना वो बेंड नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद स्नेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। हम क्या ले रहे हैं, ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें मीडियम, सेकंड मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो ये वाला मीडियम ऑटोमेटिकली एरर होगा। जो हल्का होता है ना, ऑप्टिकली हल्का होता है, उसको हम एरर बोलेंगे। लाइट को उसको चलना स्मूथ पड़ता है ना। हाँ, अब एक साइंटिस्ट थे स्नेल नाम के, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लाइट को लेकर के। उन्होंने लाइट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, पहले मीडियम को क्या कहते हैं, एरर रखा, और दूसरे मीडियम को डेंसर रखा। तो पहले मीडियम में लाइट को उन्होंने भेजा, लाइट को कुछ एंगल में भेजा, वो एंगल था हमारा आई। सपोज करो दिस मच इज दैट एंगल, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपको पता है लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है, ये आगे जाने का ऐसा पाथ है ना लाइट का, पर आपको पता है सेकंड मीडियम डेंसर है, तो लाइट का क्या होने वाला है, लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी लाइट इस तरफ को थोड़ा सा मुड़ कर जाती है। ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी उन्होंने इस एंगल को ऐसा कर दिया, आपकी बार इतना बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल पाथ ये था, लाइट का ये वाला एंगल भी थोड़ा सा बढ़ गया। जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। इस वाले केस में थोड़ा सा उन्होंने और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस को इतना कर दिया। और उस केस में लाइट का पाथ ये होना चाहिए, आपको पता है, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो गई, यानी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, एंगल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है उसकी साइन और उसकी कोसाइन देखी जा सकती है। उन्होंने देखा जब इस एंगल की हम साइन निकालते हैं, साइन क्या होता है आपको मालूम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो अगर हम इसमें किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें और उसकी साइन निकालें, इस एंगल की साइन निकालें, तो उस साइन का हमने क्या किया, इसके एंगल की एक साइन निकाल ली। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस वाले एंगल की भी तो साइन निकाल सकते हैं। कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसे हम साइन बोलेंगे। तो इसकी साइन निकाल ली, इसकी दोनों एंगल की साइन निकाल ली, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, उसका एक रेशियो बना दिया, इन दोनों को डिवाइड किया। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी की। यहाँ पर कुछ एंगल है, इस वाले एंगल से बढ़ा लिया गया है उस एंगल को, इसकी भी साइन निकाल ली। साइन कैसे निकलती है, कहीं से किसी भी लोकेशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हाइपोटेनस ये वाली लेंथ हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम साइन बोलेंगे। याद रखना है आपको, साइन कॉस टैन कॉट ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, एंगल की होती है, ठीक है, एंगल की होती है। तो एंगल की, इस एंगल की भी हमने साइन निकाली, उन्होंने इसकी भी निकाली साइन। अगर इस एंगल को हम I1 ले ले तो इसको R1 ले लेंगे, इसको I2 ले ले, इसको R2 ले लेते हैं। सिमिलरली इसको I3, इसको R3, इसको I4 और इसको R4, 4 केसेस लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे केसेस पर ट्राई किया था एक्चुअल में, तो
ठीक है। इन्होंने यहाँ पे भी इसका रेशियो निकाला साइन आई और साइन आर का, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, I1 R1, I2 R2 और I3 R3, हर जगह पे वो इन दोनों का रेशियो निकाल रहे थे। तो उन्होंने देखा इसका जो रेशियो है उसका कुछ डिवाइड करने पर कुछ आंसर आएगा। मान लेते हैं वो आंसर आया हमारा 3/2। उन्होंने देखा यहाँ पे 3/2 आंसर आया। सेकंड केस में जब उन्होंने डिवाइड किया, ये एंगल चेंज हो चुका है, ये वाला एंगल भी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर से जब हमने इनका डिवाइड किया तो यहाँ पे भी आंसर 3/2 आया, यहाँ पर भी 3/2 आया आंसर, और यहाँ पर भी 3/2 आया आंसर। तो इससे उन्हें क्या समझ में आया, क्या चीज़ चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है, मीडियम नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो मीडियम था, यहाँ पर जो मीडियम है, उन मीडियम्स को क्या हम बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे ना। क्या बदल रहे हैं, सिर्फ एंगल बदल रहे हैं। हम एंगल आई को बदल रहे हैं, आर अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है खुद ही, है ना। तो आई को हम बदलते हैं, उसकी साइन निकालते हैं, तो आर अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेता है और उसकी भी हम साइन निकालते हैं। दोनों का जब भी हम रेशियो करते हैं, यानी साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन का जब भी हम रेशियो बनाते हैं, वो रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। और हमने देखा ये जो कांस्टेंट आता है, ये हमेशा वो जो हमने शुरू में रेशियो बनाया था V1/V2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से स्नेल ने अपना एक नियम यानी अपना एक लॉ इस्टेब्लिश किया कि साइन आई अपन में साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, चाहे आप आई की वैल्यू कुछ भी कर दीजिए, आई की वैल्यू आप एडजस्ट करोगे तो आर अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा, ताकि रेशियो बदले ना, रेशियो ना बदले। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। हमने सिर्फ लाइट के एंगल को चेंज किया था यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने देखा कि जब भी वो साइन आई और साइन आर निकालते हैं तो हमेशा वो रेशियो एक सिंगल डिजिट आता है, यानी कांस्टेंट आता है, एक सिंगल वैल्यू आती है। 1.5 1.5 1.5 1.5 तीनों में केस में सेम आया, चारों केस में, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये जो आ रहा है ना हमारा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यानी उन्होंने यहाँ से एक बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द साइन आई अपन में साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप स्नेल्स लॉ को। फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का रेशियो जो पेयर होगा, जोड़ी होगी, वो जोड़ी हमेशा ऐसी होगी कि जब भी आप इन दोनों का साइन और साइन निकाल रहे हो, उसका रेशियो बना रहे हो, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। ठीक है, इसी को हम कहेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को अब हम लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। किसी भी मीडियम की किसी भी जोड़ी के लिए कोई एक जोड़ी हमने पकड़ ली, यहाँ पर मान लो वो यहाँ पर हमारा एयर है, यहाँ पे ग्लास है, इन दोनों की जोड़ी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई सी भी जोड़ी ले लें आप। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर हो जाएगा उस केस में, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर हो गया अपने आप इस केस में, तो उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट नहीं बदलेगा अगर आप इस एंगल को बदल दो, तो आर अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा ताकि ना बदले। ठीक है, वो कांस्टेंट की वैल्यू ना बदले इसके लिए आर अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेता है ना। मान लो अगर ये 30 डिग्री था, वो उसने कुछ और डिग्री एंगल बनाया था, तो इसको हमने बढ़ा के 40 कर दिया, है ना, तो उसने भी अपने आप को थोड़ा और बढ़ा लिया, ताकि जब भी हम डिवाइड करें, रेशियो बनाए, तो वो रेशियो हमेशा एक सिंगल डिजिट आए, सिंगल नंबर आए, डिजिट नहीं कहना चाहिए मुझे, नंबर आए, सिंगल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी हम स्नेल्स लॉ क्या लिखते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर is equal to refractive index of second medium with respect to first medium. refractive index of second medium with respect to first medium मैं इस तरह से लिखा करूंगा। ठीक है, जो कि बराबर होता है, हम याद जानते हैं किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ठीक है,